Hello friends, welcome back to Aishka biology classes. Today we discuss about biochemistry. आज हम बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर लेकर आए लेक्चर नंबर 5 दैट इज़ पेप्टाइड बॉन्ड एंड सिस एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन. इसके पहले हमने बायोकेमिस्ट्री के अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप्स अमाइनो एसिड्स एंड RS सिस्टम हमने ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है. अगर आप चैनल पे नए हो तो पहले प्रीवियस वीडियो को सीरियल वाइज देखिए, देन कम टू दिस लेक्चर नंबर 5 सो दैट यू गॉट अंडरस्टैंड, आपको अच्छे से समझ में आ जाए. ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. पेप्टाइड बॉन्ड. व्हाट आर पेप्टाइड बॉन्ड्स? Peptide and polypeptide are mostly linear and unbranched polymers composed of amino acids linked together by peptide bond. जो पेप्टाइड है और जो पॉलीपेप्टाइड है वो मोस्टली लीनियर फॉर्म में होता है, अनब्रांच्ड होता है, अनब्रांच्ड पॉलीमर्स होते हैं. एंड व्हाट दे कंपोज अमाइनो एसिड्स. एंड दो अमाइनो एसिड्स किससे अटैच होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से. हमने भी डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा कि डाईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड के क्या होते हैं. अगर 3 अमाइनो एसिड्स है तो उनके बीच में कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे? 2 बनेंगे. ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में सारे अच्छे से डिस्कस किया है. तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो पेप्टाइड और बॉन्ड होता है वो क्या होता है? लीनियर होता है, अनब्रांच्ड होता है और वो 2 अमाइनो एसिड के बीच में प्रेजेंट होता है. ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड और एमाइड लिंकेज फॉर्म बिटवीन अल्फा अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड अदर अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर. जो पेप्टाइड बॉन्ड है, जो अमाइड लिंक है, मतलब CONH2. ठीक है, ये क्या है? अमाइड लिंकेज है. तो ये 2 अमाइनो एसिड के बिटवीन में फॉर्म करेगा. तो किससे अटैच होगा? ये एक अमाइनो एसिड्स के अल्फा अमाइनो ग्रुप से होगा और जो दूसरा अमाइनो एसिड है, सेकेंड अमाइनो एसिड है, उसके अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप से अटैच होगा. ठीक है, दिस रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन. और ये जब अमाइड पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो ये जो रिएक्शन है वो क्या है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन है. मतलब कि इसमें वाटर का लॉस होता है, वाटर रिमूव होता है, तो ये बॉन्ड फॉर्म करता है. इज वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड एंड द लिंक्ड अमाइनो एसिड्स आर रिफर्ड टू एज अमाइनो एसिड रेसिड्यू. जब वाटर को हम तो वाटर जब निकल जाता है, वाटर रेसिड्यू जब बाहर आ जाता है तो उस जो अमाइनो एसिड है उसको हम बोलते हैं अमाइनो एसिड रेसिड्यू. ओके, अमाइनो एसिड रेसिड्यूज अगर कोई बोला तो इसका मतलब कि वहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है. ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन इंटरगोनिक प्रोसेस विथ डेल्टा G इज अप्रॉक्स प्लस 21 किलोजूल पर मोल. जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इंटरगोनिक प्रोसेस, मतलब कि उसमें एनर्जी यूज़ होती है, हीट यूज़ होता है, मतलब हम हीट उसको देते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं कि एनर्जी रिलीज़ नहीं होती, एनर्जी यूज़ होती है. ठीक है, हीट रिलीज़ नहीं होता, इंटरगोनिक प्रोसेस है. उसका जो गिब्स एनर्जी है वो कितनी है? 21 किलोजूल पर मोल. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में गिब्स एनर्जी कितनी होती है. ठीक है, पॉजिटिव 21 किलोजूल पर मोल. सॉरी, यहाँ पे डायग्राम देखते हैं. ये लाइंस, ये जो कंटेंट है मैंने पाथफाइंडर से कॉपी एंड पेस्ट किया है. ओके, कोई एक्स्ट्रा नहीं है. आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने कहीं और से इसको कॉपी पेस्ट किया, नहीं, टोटली पाथफाइंडर से ही है. तो अगर आप पाथफाइंडर नहीं पढ़ना चाहते या फिर आपने पढ़ लिया, आपको एक जल्दी से रिवीजन करना है, आप टाइम नहीं है आपके पास, तो आप मेरी वीडियो को हाई स्पीड करके देख सकते हैं. सो यहाँ पे एक बार बॉन्ड को अच्छे से देख लेते हैं. पेप्टाइड बॉन्ड को, ये R1, ये R2, एक अमाइनो एसिड है, ये अदर अमाइनो एसिड है. देखो, इस अमाइनो एसिड के अल्फा कार्बन का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, एंड इस अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप है NH2. ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या H2O रिमूव हो जा रहा है. ये जो H और 2O, ये H2O रिमूव हो गया तो इसने फॉर्म कर लिया OH और H, तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया. यहाँ पे देखेंगे नीचे, जब H2O का रिलीज़ हो जाएगा तो देखो बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा. एक R1 जो है, R1 अल्फा कार्बन से अटैच है, उसके जस्ट कार्बन C डबल बॉन्ड O है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप, तो यहाँ पे N आ गया. ठीक है, और ये सेकेंड R2 जो है वो भी अल्फा कार्बन से, उसका ये जो है अमाइनो ग्रुप है,
तो ये जो इसका कार्बोक्सिल C और इसका अमाइनो N, इनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, तो इसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड को अभी और डिटेल में पढ़ सकते हैं हम, लेकिन अभी बेसिकली आप याद रखिएगा कि दो अमाइनो एसिड के बीच में एक अल्फा कार्बोक्सिल एंड अल्फा अमाइनो के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, CN के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वही हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। पेप्टाइड बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब हम पेप्टाइड बॉन्ड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखेंगे। रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे, मतलब सिस है कि ट्रांस है, क्या रेजोनेंस फॉर्म करता है, कितने स्टेप्स में उसका मतलब पेप्टाइड बॉन्ड का स्टेबल स्ट्रक्चर है। द पेप्टाइड CN बॉन्ड, ठीक है, CN बात क्या है, CN कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अदर अमाइनो एसिड एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ सेकेंड अमाइनो एसिड। बॉन्ड हैज ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसका जो कैरेक्टर वो पार्शियल डबल बॉन्ड है, मतलब कि सिंगल बॉन्ड भी शो करता है, वो डबल बॉन्ड भी शो करता है, मतलब कि पार्शियल है। ठीक है, एज ए रिजल्ट द पेप्टाइड बॉन्ड लेंथ इज ओनली 1.33 एंगस्ट्रॉम। एज ए रिजल्ट देखा, ओवरऑल हमने सारा कंक्लूजन निकालने के बाद देखा गया कि जो पेप्टाइड बॉन्ड का एवरेज लेंथ है, मतलब एक स्टैंडर्ड लेंथ है, मतलब है वो कितना है, 1.33 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा कि एवरेज लेंथ ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज 1.33 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन से इस पे आते हैं। ठीक है, बॉन्ड लेंथ पूछता है CN बॉन्ड का एंड पेप्टाइड बॉन्ड का। ठीक है, विच इज़ बिटवीन द वैल्यूज एक्सपेक्टेड फॉर CN सिंगल बॉन्ड। देखो, हमने बोला कि पार्शियल डबल बॉन्ड है, मतलब कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में उसकी जो वैल्यू आएगी ना, वो दोनों के बीच में वैल्यू आएगी। तो सिंगल बॉन्ड की वैल्यू क्या होती है, 1.49 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, एंड डबल बॉन्ड की वैल्यू क्या होती है, 1.27 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इन दोनों के मिड में क्या आएगा, 1.33 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, मतलब कि सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है, और डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में वो लाई करेगा 1.33 एंगस्ट्रॉम। आप सिंगल बॉन्ड का भी याद कर लीजिए, 1.49 एंगस्ट्रॉम, डबल बॉन्ड का 1.27 एंगस्ट्रॉम। ओके, नेक्स्ट, द ऑक्सीजन हैज़ ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड द नाइट्रोजन हैज़ ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सेटिंग अप ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल। डायग्राम, तो जो ऑक्सीजन है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, और ऑक्सीजन नेगेटिव एंड नाइट्रोजन पॉजिटिव, इसकी वजह से वो एक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल डेवलप करते हैं। डायग्राम देखते हैं, आपको समझ में आएगा। ये रहा डायग्राम, ये डायग्राम भी मैंने बुक से लिया है। ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस, चार्ज का ट्रांसफ़र होता है तभी तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं। उसके भी कई सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि फॉलो करना पड़ता है। पहले यहाँ पे देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। ठीक है, एंड ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास 4 लोन पेयर होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा, जब ये अपना लोन पेयर कार्बन को, इस बॉन्ड को दे देगा, जिससे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, ये अपना इसने पहले रेजोनेंस में नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर बॉन्ड को दिया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ने अपना लोन पेयर उठा के ऑक्सीजन को दे दिया। तो नाइट्रोजन ने ट्रांसफ़र किया तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, एंड ऑक्सीजन ने गेन किया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। देन आफ्टर उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होता है, देखो चार्जेस आ गए, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और नाइट्रोजन पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन नेगेटिव। देन आफ्टर इससे हम इन दोनों स्टेप से हमें पता चलता है कि ये जो बॉन्ड है ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, और इन दोनों की ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसे, रेजोनेंस फिक्स नहीं होता ना, ये ऐसे ही मतलब कि होते रहते हैं, मतलब प्रोसेस इनका होते रहता है। लोन पेयर ट्रांसफ़र होंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल बॉन्ड होगा, फिर लोन पेयर फॉर्म करेगा, फिर ट्रांसफ़र करेगा, ऐसे मतलब स्ट्रक्चर हम ड्रा करते रहते हैं। तो फिर ओवरऑल हम एक नॉर्मल एवरेज स्ट्रक्चर निकालते हैं जो कि मिड में आता है। दोनों स्टेप्स के मिड में जो आता है वो हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड CN के बीच में, पार्शियल मतलब जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म हो रहा था, CN के बीच में। तो अब ये जो CN के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो क्या है, पार्शियल है, मतलब कि सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
ये तो हमारे तो प्लेन दिखाया गया, ठीक है। अगर आप कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में, ओके। मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगी। नाउ कम टू द पॉइंट्स। So the partial double bond character gives the peptide bond in a rigid planar configuration. तो जो partial bond character है वो प्लेन को एक रिजिड कॉन्फ़िगरेशन में रखता है, रिजिड प्लानर कॉन्फ़िगरेशन में रखता है। मतलब कि ऐसा तो अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उनका जो मूवमेंट होता है, मतलब कि उनका जो वो कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो रोटेशन जो होता है वो आराम से फ्लेक्सिबल होते हैं। लेकिन डबल बॉन्ड होने की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, तो एक रिजिड प्लानर कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, ठीक है। For a pair of amino acids linked by a peptide bond, 6 atom lie in a same plane. For a pair of amino acid, अगर हम दो अमाइनो एसिड्स की बात करें, एक पेयर है अमाइनो एसिड्स की और वो एक पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक है, तो हम देखेंगे कि 6 एटम्स लाई इन अ सेम प्लेन। तो हम देखेंगे जो 6 एटम है वो एकदम सेम प्लेन में लाई करते हैं। देखो जैसे ये सारे बॉन्ड, जो सारे एटम्स हैं, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब एकदम सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट सिस एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। ओह मुझे मैं लग रहा इमेज डालना भूल गई इसमें, सिस एंड ट्रांस का। ड्यू टू द डबल बॉन्ड कैरेक्टर, टू पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन सिस एंड ट्रांस आर ऑब्जर्व फॉर पेप्टाइड बॉन्ड इन पॉलीपेप्टाइड। बोला कि सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी शो करता है, डबल बॉन्ड भी शो करता है, पार्शियल डबल बॉन्ड शो करता है ना। तो जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है तो उसकी वजह से हमें दो कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, एक सिस और दूसरा ट्रांस। सिस में क्या होता है, सिस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि जो अल्फ़ा कार्बन एटम है ऑन द सेम साइड ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड, जो अल्फ़ा कार्बन एटम है सेम साइड, जो हाँ जितने भी अल्फ़ा कार्बन एटम होते हैं उनके जितने भी एटम्स होते हैं वो सेम साइड होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के। लेकिन ट्रांस में क्या होता है कि द टू सक्सेसिव अल्फा कार्बन एटम्स आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द, डायग्राम में डाला तो आप समझ कैसे आएगा आपको। तो ये देखो सिस एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ना CN, देखो ये ट्रांस है, इसमें जो अल्फ़ा कार्बन होगा CN, जो अल्फ़ा कार्बन होगा ये अल्फ़ा कार्बन और ये अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। दो अमाइनो एसिड्स की जो अल्फ़ा कार्बन है, दो अमाइनो एसिड्स की जो अल्फ़ा कार्बन है वो आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अगर एक राइट है तो दूसरा लेफ्ट होगा, एक अप है तो डाउन होगा, ठीक है। तो ट्रांस हो जाएगा, तो जो एंगल फॉर्म करेंगे वो 180 डिग्री का फॉर्म करेंगे। लेकिन जो सिस में क्या होता है, देखो दोनों अल्फा कार्बन सेम साइड में, नीचे की तरफ दोनों, इधर भी पहले वाले अमाइनो एसिड्स के भी इधर है, सेकेंड अमाइनो एसिड्स के भी इधर है, तो क्या हो जाएगा, सिस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है। सो जब ट्रांस होता है तो हमें कितने डिग्री का एंगल मिलता है, 180 डिग्री का, और जब सिस होता है तो कितने डिग्री का, 0 डिग्री का मिलता है। द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट CN बॉन्ड कैन बी स्पेसिफाइड बाय टॉर्सन एंगल। और जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब कि अब पहले तो CN सिंगल बॉन्ड था तो रोटेशन हो जाता था, लेकिन अभी वो मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी शो करने लगा, पार्शियल डबल बॉन्ड भी है। तो डबल बॉन्ड में क्या होता है कि अब प्रैक्टिकली भी आप देखो तो अगर आपका एक हाथ है, अगर मैं उसको चाहूँ तो मैं रोटेट कर सकती हूँ, बट अगर आपने दोनों हाथ को अपने जस्ट ऐसे ही पैरेलल में रखा है और हम चाहे रोटेट कर ले तो इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो रोटेशन थोड़ा हिंडर्ड हो जाता है, रोटेशन नहीं हो पाता है, तो उसको हम समझने के लिए टॉर्शन एंगल से समझेंगे, जिसको हम ओमेगा बोलते हैं। उस जो रोटेशन वाला जो एंगल है उसको हम ओमेगा बोलते हैं, ठीक है। ये हम रामचंद्रन प्लॉट में अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे CN बॉन्ड के रोटेशन के बारे में। इन द ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन हमने बताया 180 डिग्री होता है, सिस में 0 डिग्री होता है, ठीक है। डायग्राम हमने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। ये देखो यहाँ पे 180 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे 0 डिग्री है, ठीक है। ये देखो जो सिस होता है इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है, क्यों, क्योंकि देखो दोनों कार्बन जो अल्फा कार्बन एक सिमिलर साइड में है, ठीक है, और इनके जो ग्रुप जुड़े हुए हैं H है और जो R ग्रुप है ये सब जुड़े हुए हैं, तो इससे क्या होता है कि हिंड्रेंस पैदा हो जाता है, ठीक है। लेकिन ट्रांस में क्या होता है कि दोनों अल्फा कार्बन अपोजिट साइड्स में होते हैं, तो कोई भी इसमें हिंड्रेंस नहीं होता। तो ज़्यादातर जो ट्रांस होते हैं वो स्टेबल होते हैं, एंड सिस जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं। ये पॉइंट्स हैं। वर्चुअली ऑल पेप्टाइड बॉन्ड इन प्रोटीन्स अकर इन ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। वर्चुअली जितने भी पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं वो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन ही शो करते हैं, क्योंकि ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है।
This preference for trans over cis can be explained by the fact that steric classes between groups attached to the alpha carbon atoms hinder the formation of the cis configuration but do not arise in trans configuration. अभी हम डायग्राम में बताया आपको कि सिस में क्या हो जाता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस होने लगता है क्योंकि जो एटम्स अटैच होते हैं वो काफ़ी जैसे कि बहुत ही क्लोज होते हैं, तो उससे कि हम स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसको स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं. इसलिए ज़्यादातर हम ट्रांस को ही वैल्यू करते हैं, ट्रांस को ही प्रेफरेंस करते हैं. ओके, दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर. थैंक यू फॉर योर पेशेंस. बहुत ही ध्यान से आपने इतनी देर तक मुझे सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. नेक्स्ट टॉपिक हम रामचंद्रन प्लॉट पे डिस्कस करेंगे. आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा. ओके, थैंक यू.